राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। भाई बहन की क्यूट बातें। अनय दृष्टि के पास आकर उसके बगल में लेट गया और दृष्टि को अपनी भाव में भरकर उसके पीठ को प्यार से सहलाने लगा। ऐसा करने से थोड़ी देर में दृष्टि की नींद आगोश में चली गई। अनय जानता था कि आज दृष्टि का रेस्ट करना जरूरी है, इसलिए अच्छे से सुलाकर जैसे ही बेड से जाने की कोशिश की, उसने पाया कि दृष्टि ने उसके हाथों को कसकर पकड़ रखा है। अब आगे अनय ने एक नज़र दृष्टि की तरफ देखा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। दृष्टि अभी भी नींद में थी। उसने आहिस्ते से दृष्टि के हाथों को अपना हाथ छुड़ाया, उसे ठीक से ब्लैंकेट से उड़ाकर उसके माथे पर प्यार से चूमकर अपने कैबिन की तरफ चला गया। शाम का वक्त। वेद स्कूल से वापस आ चुका था। वन्या ने उसे और नन्ही ईशानी को अपने बेडरूम में सुला दिया था। वन्या इस वक्त नीचे हॉल में थी और यक्षित के ऑफिस के आने का राह देख रही थी। उसने बेडरूम में नन्ही ईशानी और उसका भाई दोनों आराम से सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक इस वक्त दुनिया जहान की मासूमियत थी। तभी नन्ही ईशानी की नींद खुल गई। उसने अपनी टिमटिमाती आंखों से पहले आसपास देखा, पर उसे कहीं भी अपनी मम्मा नजर नहीं आई। ये देखकर वह छोटी ईशानी ने मुंह बनाना शुरू कर दिया और अचानक रोने लगी। कमरे का दरवाज़ा बंद होने के कारण वो रोने की आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी, क्योंकि कमरा साउंड प्रूफ था। नन्ही ईशानी गला फाड़कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज़ से उसके भाई की भी नींद खुल गई। नन्हे वेद ने अपनी आंखें मीचते हुए अपनी बेबी प्रिंसेस को देखा, जो कि रो रही थी। वेद बेड से उठकर वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया तो वहीं बहुत ध्यान से बेबी को देखने लगा। बेबी अभी भी रो रही थी। शायद उसे भूख लगी थी। उसे इस वक्त मम्मा चाहिए थी। वेद नन्ही ईशानी के पेट पर प्यार से थपकी देते हुए बोला, इचू तुम लोग क्यों लियो? तो तुम्हें भूख लगी है? वेद की प्यारी प्यारी बातें सुनकर नन्ही ईशानी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई। वह अपने भाई के चेहरे को ध्यान से देखने लगी, जैसे कि वह वेद की बातें समझने की कोशिश कर रही हो। वेद जैसे ही चुप हुआ, ईशानी ने अपने निचले होठ बाहर निकाले और अपनी गोल गोल आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगी। वेद उसे एक बड़े भाई की तरह प्यार से चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से नन्ही ईशानी के आंसुओं को पोंछते बोला, चोटू प्रिंचेज एक्चुअल होते नहीं है और आप फिलहाल मत करो, मम्मा अभी आ जाएगी। यह बोलकर वह नन्ही ईशानी की तरफ झुककर उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। ईशानी रोना बंद कर देती है। अपने से हाथ वेद के छोटे से गोल चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसके गालों को छूने की कोशिश करती है। यह देखकर वेद के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वेद थोड़ा सा नीचे झुक जाता है ताकि बेबी प्रिंसेस उसके गालों तक आसानी से पहुंच जाए। नन्ही ईशानी अपने भाई के सॉफ्ट सॉफ्ट गालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसे दबाने लगती है, जैसे कि वो वेद के गाल ना होकर कोई बॉल हो। वेद नन्ही ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस मेरे गाल बहुत चौप चौप थे ना? वेद की बातें सुनकर नन्ही ईशानी अपने भाई के चेहरे को गौर से देखने लगती है, जैसे कह रही हो, हाँ भाई, आपके गाल तो मेरी तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। नन्ही ईशानी अपने भाई के गाल को जोर से दबाकर बहुत खुश हो जाती है और अपने हाथ पैर चलाने लगती है, जैसे कि वह अपनी खुशी जाहिर कर रही हो। वन्या ने बेबी के साइड पिलो से बेड को कवर कर रखा था, ताकि करवट लेते वक्त बेड से गिरकर उसे कोई चोट न लग जाए। नन्ही ईशानी ने वेद के गालों को जोर से पकड़ रखा था, जिससे वेद को दर्द भी हो रहा था। वह ईशानी के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वह ईशानी के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, प्रिंसेस चलो, मुझे दर्द हो रहा है। ईशानी शायद अपने भाई के चेहरा देखकर समझ जाती है उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वह अपनी मुट्ठी को लूज कर देती है और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से वेद के गालों को दबा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस नन्ही शैतान को अपने भाई के गाल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए थे। दोनों भाई बहन बेड पर एक दूसरे के साथ खेलने में लगे थे। वेद ने बेबी प्रिंसेस का ध्यान मम्मा से हटा दिया था, जिससे वह अपने भाई के साथ आराम से खेल रही थी। वहीं यक्षित और वन्या काफ़ी देर से दरवाजे के पास खड़े होकर अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ ही खेलते हुए देखकर दोनों के फेस पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई।
यक्षित का ऑफिस भी की सारी थकान अपने मासूम शैतानों की खिलखिलाहट भरी हंसी सुनकर गायब हो चुकी थी। दोनों बच्चों के पास गए थे। बेबी प्रिंसेस जो अब तक अपने भाई के साथ खेलने में लगी थी, वो अचानक अपने मम्मा और डैडी को देखकर अपना मुंह बनाकर रोना शुरू कर देती है, जैसे कि वह शिकायत कर रही है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वही प्यारा वेद अपनी आंखें फाड़े अपनी नन्ही ड्रामा क्वीन को देख रहा था। वो अभी तो उसके साथ अच्छे से खेल रही थी, पर मम्मा को देखकर फिर से रो रही थी। वन्या जल्दी से बेबी को अपनी गोद में ले लेती है और उसे चुप कराते हुए बोली, क्या हो गया मेरी लिटिल प्रिंसेस को? क्या हो गया बेटा? अभी तो आप भाई के साथ प्यार से खेल रहे थे। हाँ? नन्ही ईशानी रोते हुए अपनी मम्मा के सीने में खुद को छिपाने की कोशिश करती है, जैसे कि कह रही हो कि मम्मा मुझे ये चाहिए। वेद भी अब तक बेड से उठकर नीचे आकर अपने डैड के पैरों में लिपट चुका था। यक्षित ने नन्हे वेद को अपनी गोद में उठा लिया था। वन्या अपनी नन्ही शैतान की तरफ देखते बोली, तो मेरी प्रिंसेस को भूख लगी है। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर नन्ही ईशानी झट से अपना चेहरा अपनी मम्मा के सीने से निकालती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखने लगती है। अपनी नन्ही प्रिंसेस को ऐसी हरकतें देखकर यक्षित और वन्या खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाते। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपकी शैतानी को फीड करा देती हूँ। यक्षित हंसते हुए हाँ में सिर हिला देता और वहीं नन्ही ईशानी अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए नाम में अपना सिर हिलाते लगती है, जैसे कह रही हो, नो मम्मा, मैं डैडी की अच्छी बेटी हूँ, शैतान बेटी नहीं। वन्या नन्ही ईशानी के गाल खींचते हुए स्माइल करके बोली, हाँ मम्मा को पता है बेटा, आप शैतान हो या नहीं। वन्या बेबी को गोद में लेकर बेड पर आराम से बैठ जाती है और नन्ही ईशानी को फीडिंग कराने लगती है। वहीं वेद अपनी मम्मा को नन्ही प्रिंसेस के पास बैठकर लिटिल प्रिंसेस की छोटी छोटी उंगलियों से खेलने लगता है। नन्ही प्रिंसेस का एक हाथ अपनी मम्मा के पास था और दूसरा हाथ की उंगलियों से वेद को खेल रही थी। तभी यक्षित भी फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। बेड का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह बेड की तरफ बढ़ जाता है। वह बेड पर बैठकर वेद को अपनी गोद में बिठा लेता है। यक्षित प्यार से वेद के सिर को सहलाने लगता है। यह देखकर नन्ही ईशानी दूध पीना छोड़कर अपने डैड की तरफ देखने हुए अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेती है और रोने लगती है, जैसे वह कह कर बता रही हो, डैडी मुझे भी गोदी लो। बेबी प्रिंसेस की यह रिएक्शन देखकर यक्षित खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता। वो बेबी प्रिंसेस के माथे को प्यार से चूम लेता है और बोलता है, पहले आप अपनी भूख मिटा लो, फिर डैडी आपको गोदी लेंगे। नन्ही ईशानी अपने डैडी के चेहरे की तरफ ही देख रही थी, जैसे कि वह उनकी बात समझ गई हो। अचानक उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वह दोबारा अपनी मम्मी के सीने से तरफ पलट कर दूध पीने लगती है। वन्या कभी यक्षित को देखती है, कभी अपनी नन्ही शैतानी को। वो यक्षित से बेबी की शिकायत करते हुए बोली, आप देख रहे हैं ना, आपकी प्रिंसेस अभी मुश्किल से 1 महीने की हुई है, पर शैतानी के मामले में अपने भाई को भी पीछे छोड़ देती है। नन्ही ईशानी जो दूध पीने में बिजी थी, वह अपनी मम्मा की बातें सुन लेती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगती है। फिर अपने के डैडी की तरफ देखकर नाम में सिर हिलाने लगती है, जैसे कह रही हो, नहीं डैडी, मैंने कोई शैतानी नहीं की, मम्मा तो झूठ बोल रही है। अगर ईशानी को बोलना आता तो वह ऐसे ही कुछ बोलती। वन्या ईशानी के गालों पर हल्का सा पिंच कर देती है, जिससे उसके गालों की रंगत और गुलाबी हो जाती है। वह दोबारा दूध पीने लगती है और अपनी मम्मा की तरफ देखकर स्माइल भी कर रही थी। वन्या नीचे झुककर अपनी नन्ही शैतानी के माथे को प्यार से चूम लेती है। 5 मिनट बाद नन्ही शैतानी के पेट भर जाता है, इसलिए वह अपनी मम्मा के सीने से दूर हो जाती है। वह अपने डैडी के भाई की तरफ देखने लगती है। तभी वन्या की निगाहें वेद के गाल की तरफ चली जाती है, जिस पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे। वन्या फिक्र भरी निगाहों से वेद को गालों को छूते बोली, बेटा ये आपके गालों को क्या हुआ है? वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं मम्मा, वो बेबी प्रिंसेस मेरे लिए चाट खेलना चाहती थी, इसलिए वो मेरे लिए गाल खींच रही थी। वेद की बातें सुनकर वन्या एक नज़र घूरकर नन्ही ईशानी को देखती है और उस पर झूठा मूठा सा गुस्सा करते बोली, बहुत शैतान हो गई हो ना आप, वो आपके बड़े भाई है ना,
क्यों खींचा आपने अपने भाई का गाल? नन्ही ईशानी अपने डैडी की तरफ दोनों हाथ हवा में करके फिर से रोने लगती है। वन्या हैरानी से अपनी नन्ही प्रिंसेस को देखती है। यक्षित बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लेता है और उसे चुप कराते हुए बोला, वन्या हो गया मेरी लिटिल प्रिंसेस को? बेटा मम्मा को डांट लगाई इसलिए आप रो रहे हो? मम्मा ने डांट लगाई इसलिए आप रो रहे हो? नहीं ईशानी झट से अपने डैड के सीने में छिपने की कोशिश करती है। अपनी नन्ही सी शैतान बेटी की क्यूट हरकतें देखकर यक्षित उसे अपने सीने से छिपा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है, जिससे बेबी एकदम से शांत हो जाती है। वन्या वेद को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों पर एक क्रीम लगाने लगती है, क्योंकि नन्ही ईशानी ने वेद के गालों पर अपनी मुट्ठी से कसकर पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसके नन्हे नन्हे हाथों के निशान पड़ चुके थे। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके एक तरफ के गाल को चूम कर बोली, बेटा आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मम्मा मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इच्चू बच मेले साथ खेलना चाहती थी, मुझे मेला चॉप गाल बहुत पसंद आते हैं। अपने नन्हे बेटे की समझदारी से भरी बातें सुनकर वन्या के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह वेद को अपने सीने में छिपाकर उसे प्यार करती है और उसके सिर को चूम कर बोली, मेरा प्यारा बेबी बहुत समझदार है। ये बोलकर वन्या वेद को छोटे छोटे गुलाबी होठों को प्यार से चूम लेती है। वहीं वेद के डैडी को अपनी शैतान बेबी प्रिंसेस अपनी मम्मा को ही देख रहे थे, जो अपने लाडले बेटे पर अपना प्यार लुटा रही थी। इस वक्त यक्षित और नन्ही ईशानी के फेशियल एक्सप्रेशंस एक जैसे ही थे। दोनों को ही वन्या के किस चाहिए था। नन्ही ईशानी तो बिल्कुल अपने डैडी की कार्बन कॉपी थी। उसे यक्षित के जैसे ही रंग रूप, बस आंखें अपनी मम्मा की खूबसूरत आंखों की तरह थीं। वहीं वेद बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखता था। वन्या दोनों बाप बेटी का अपनी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ आप दोनों को? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी ये सरासर नाइंसाफी है। तुमने सिर्फ वेद को किसी दी, मुझे और हमारी प्रिंसेस को भी तो तुम्हारी किसी चाहिए। नन्ही ईशानी अपने डैडी का सपोर्ट करते हुए अपनी मम्मा की तरफ अपने दोनों हाथ आगे कर देती है, जैसे कि कह रही हो, मम्मा मुझे भी भाई की तरह आपसे किसी चाहिए। वन्या अपनी नन्ही सी प्रिंसेस की हरकतों को देखकर मन ही मन स्माइल कर रही थी। वो सिर्फ 1 महीने की थी, पर उसका छोटा सा दिमाग अभी भी काफ़ी तेज चल रहा था। वन्या बेबी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जी अब आपको मम्मा से किसी चाहिए? पर अभी तो डैडी की गोद में जाने के लिए मचल रहे थे। नन्ही ईशानी अपनी मम्मा की तरफ देखकर रोतड़ू सी शक्ल बना लेती है, इससे पहले कि वो रोना शुरू कर देती, वरना जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लेती है। उसके मुलायम गालों को छूते हुए बोलती है, शैतान। नन्ही ईशानी अपनी मम्मा के गालों की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और मम्मा के सॉफ्ट गालों से खेलने लगती है। फिर यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो बच्चों अब आप दोनों को कोटा पूरा हो गया, अब डैडी की बारी है। वेद और नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने डैडी की तरफ देखती है। वहीं वन्या उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। वन्या को अपनी तरफ देखता देख यक्षित अपने उसके कानों की तरफ झुक कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी? अगर तुम्हें बाद में नहीं पछता ना तो चलो जल्दी से मुझे एक किसी दे दो। अपनी मम्मा को चुप देखकर वेद अपनी मम्मा के हाथों को हिलाते हुए बोला, मम्मा आप डैडी को किसी दे दो। नन्ही ईशानी भी अपनी मम्मा की तरफ आस भरी निगाहों से देखने लगी, जैसे वे भी चाहती हो कि जल्दी से उसकी प्यारी मम्मा उसके प्यारे डैड को किसी दे दे। यक्षित वन्या की तरफ प्यार से निगाहों से देखते हुए बोला, देखो हमारे नन्हे नन्हे भी चाहते हैं कि उनके डैडी को किसी मिलनी चाहिए। वन्या समझ गई कि उसे अब यक्षित को किस देनी ही पड़ेगी। वह यक्षित के गालों पर अपने हाथों से भरकर उसके होठों पर आहिस्ते से चूम लेती है। यह देखकर वेद खुशी से ताली बजाने लगता है। वहीं उसकी बगल में बेटी प्रिंसेस अपने मॉम डैड का प्यार देखकर खुशी से हाथ पैर हिलाने लगती है। यक्षित के फेस पर भी एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। तभी युवान कमरे का दरवाज़ा खोलकर धड़ाम से अंदर आ जाता है। वह अपने नन्हे नन्हे भतीजे और भतीजी के साथ खेलना चाहता था, इसलिए वह उन्हें लेने आया था। वह यक्षित और वन्या को तरफ देखते हुए बोला, भाई भाभी
मैं बच्चों को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? मुझे उनके साथ खेलना है। यक्षित और वन्या कुछ कह पाते उससे पहले युवान ने नन्ही ईशानी को अपनी गोद में ले लिया और वेद का हाथ पकड़ उन्हें कमरे से बाहर ले जाने लगा। वन्या पीछे से आवाज़ देते हुए बोली, आराम से खेलना। युवान पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, डोंट वरी भाभी, मैं आपके दोनों नन्हे शैतानों का ख्याल रखूंगा। वन्या जानती थी युवान बच्चों के मामले में लापरवाह नहीं है, वे दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रख लेता था। तभी वन्या की निगाहें यक्षित की तरफ पड़ी, जो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके अपनी गहरी आंखों से वन्या को देख रहा था। वन्या यक्षित की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। वहीं यक्षित वन्या के करीब आने लगा। अपने वन्या के करीब आकर उसकी कमर पर अपने हाथ कस लिए। वन्या दोनों के बीच दूरी बनाते हुए उसके सीने पर अपने हाथ रख देती है और यक्षित की आंखों में झांकते बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। यक्षित वन्या की ऊपर से नीचे तक एकटक देखने लगा। बेबी होने के बाद तो वन्या और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। अभी भी उसकी बॉडी उतनी ही फिट थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसके बच्चे भी होंगे। चेहरे के ग्लो भी बहुत बड़ा हुआ था, जो यक्षित को प्यार की देन थी। वरना यक्षित से मिलने के बाद उसका चेहरा हर वक्त मुरझाना ही रहता था। वन्या के पास खुश होने की जैसी कोई वजह ही नहीं थी। उसका दिन मिसेस मंदिरा के तानों से शुरू होती थी और ख़त्म भी उसी के साथ होता था। वन्या मिसेस मंदिरा के टॉर्चर से बहुत तंग आ चुकी थी और उसकी ज़िंदगी जैसे अपने ही घर में कैद सी बनकर रह गई थी। एक जीविका ही थी जो उसकी तकलीफ़ें समझती थी। वन्या के पापा मिस्टर अग्रवाल की आंखों पर तो मिसेस मंदिरा ने जैसे पर्दा ही डाल दिया था। उन्हें मंदिरा की बातें सही और वन्या की गलत लगती थी, पर अब हालत कुछ और थे। अब जितेश जी हर दिन इस गिल्ट में जी रहे थे कि उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वन्या की माँ के मरते वक्त उनसे आखिरी इच्छा यही थी कि वह हर हाल में उनकी बेटी का ख्याल रखे, पर शायद वो अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा का मान रखने में सफल नहीं हुए थे। जितेश जी को अब रियलाइज होता है कि मंदिरा की बातें मानकर ना जाने उन्होंने कितना कुछ वन्या को सुनाया था। अब उन्हें उन सब का पछतावा हो रहा था। वे अफसोस वो वक्त तो गुजर चुका था, अब वापस नहीं आने वाला था। जब जितेश जी के दिल में ये बात आती कि उनकी बच्ची से जब टॉर्चर नहीं सहा गया तो वह घर छोड़कर चली गई। इस बीच ना जाने वो कैसे रही होगी, किन किन मुश्किलों का सामना किया होगा। ये सब याद करते वो तड़प उठते थे। मंदिरा से तो जैसे उनका रिश्ता ही खत्म हो गया था, क्योंकि वन्या के घर छोड़ने कर जाने के में मंदिरा का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि वे भी इसमें शामिल थे, पर उन्हें सच्चाई पता नहीं थी। दोनों साथ में तो रहते थे, पर अब उनके बीच बातें ना के बराबर होती थी। वरना को रात याद करके जितेश जी की तबीयत भी अब खराब होने लगी थी। यक्षित वन्या को अपनी प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। वन्या ने आज एमरल्ड ग्रीन कलर की एक खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। ज्वेलरी भी काफ़ी कम कैरी की हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। यक्षित उसके कानों की तरफ झुककर अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, इतनी खूबसूरत लगने की क्या ज़रूरत थी वाइफी? तुम्हें देखकर मेरी नीयत डोल रही है। अब आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम ही होगी। ये बोलकर वह वन्या के ईयर लोब को अपने होठों के बीच दबाकर उसे सक करने लगा। यक्षित की इस हरकत से वन्या के अंदर एक कपकपी छूट गई। वो आहिस्ते से उसके ईयर लोब को बाइट करके उससे अलग होता है तो देखता है कि वन्या के चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। इस हालत में तो वह और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। यक्षित बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वह अपनी इंटेंस भरी निगाहों से वन्या को देख ही रहा था कि वन्या भी यक्षित के हैंडसम चेहरे में जैसे खो सी गई थी। यह बात का फायदा उठाते ही यक्षित ने वन्या के कमर को पकड़कर उसके पूरे चेहरे पे किस करना स्टार्ट कर दिया। यक्षित की इस हरकत से वन्या खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर धीरे से यक्षित को धक्का देकर वह उससे दूर हो गई। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके वन्या को देखता है, जो अभी भी खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। यक्षित उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वाइफी शैतानी नहीं, चलो चुपचाप वापस आओ। पर वन्या ना में सिर हिला देती है और यक्षित से दूर जाने लगती है। यक्षित भी अपने कदम तेज कर देता है।
थोड़ी ही देर में वह वन्या को घेर लेता है। वन्या पीछे हटते हुए बिल्कुल दीवार से चिपक जाती है और यक्षित फुर्ती दिखाते हुए जल्दी से वन्या के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लेता है। इस वक्त वन्या यक्षित के बाहों के घेरे में किसी मासूम खरगोश की तरह लग रही थी। यक्षित को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वह वन्या की तरफ झुककर उसके कान के नीचे किस करते हुए बोला, वाइफी, मैंने कहा था ना तुम आज मुझसे बच नहीं पाओगी। फिर वह वन्या को मौका दिए बगैर उसके होठों पर अपने होठ रख देता, उसे किस करने लगा। वन्या अपनी आंखें बंद करके यक्षित के गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। थोड़ी ही देर में वह किस के इन्वॉल्व हो गई। यक्षित और वन्या को करीब आए हुए काफ़ी वक्त हो गया था। पहले वन्या की प्रेगनेंसी की वजह से और बाद में उसकी रिकवरी के कारण यक्षित ने वन्या को पूरा टाइम दिया था, क्योंकि डिलीवरी के वक्त वन्या काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसकी काफ़ी ब्लड लॉस भी हुआ था। इसलिए यक्षित ने रिकवरी के वक्त वन्या का पूरा ध्यान रखा था। वह वन्या की बॉडी का हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए रिकवरी की काफ़ी बाद भी वह वन्या के करीब नहीं आया था। यक्षित पूरी शिद्दत के साथ वन्या को किस करने लगा और वह किस के जरिए वह वन्या को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था। वन्या भी इसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही थी और यक्षित का पूरा साथ भी दे रही थी। यक्षित ने वन्या को जी भर के किस किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वन्या के होठों में खो जाएगा। 20 मिनट की एक लंबी किस के बाद जब यक्षित को फील हुआ कि वन्या अपनी सांसों के लिए तड़पने लगी है, इसलिए उसने उसके होठों को रिलीज कर दिया और वह अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। वह वन्या के होठों पर अपने होठ रखकर ही लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वन्या की लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। जब दोनों की सांसें नॉर्मल हो गई तो यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा और उसके होठों की तरफ एक बार फिर बढ़ने लगा। वन्या इस बार शर्माते हुए पीछे पलट गई। यक्षित को वन्या की इस अदा पर भी बहुत प्यार आ रहा था। वह वन्या के करीब आया और उसके जुड़े को खोल दिया, जिससे उसकी रेशमी बाल लहरा गए। यक्षित ने बड़े प्यार से उसके बालों को एक तरफ किया और उसके ब्लाउज की डोरियां खोलकर उसकी कोरी पीठ पर अपने गर्म होठ फिराने लगा। यक्षित की इस मधोशी भरी टच से वन्या की पकड़ अपनी साड़ी पर कसने लगी और वह खुद में ही सिमट गई। यक्षित से उसे अपनी तरफ पलटा, वन्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगा। वन्या ने अपने दोनों हाथ सपोर्ट के लिए यक्षित की गर्दन में लपेट दिए। यक्षित ने उसे बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अपने हाथों का सपोर्ट बेड पर ले रखा था ताकि वन्या पर उसकी बॉडी का वेट ना पड़े। वह अपनी प्यार भरी निगाहों से वन्या को निहार रहा था। वन्या अपनी गुलाबी चेहरे के साथ अपनी नज़र झुकाई हुई थी। यक्षित उसके चेहरे की तरफ झुककर आहिस्ता से उसके माथे को चूम लेता है, फिर धीरे से उसकी बंद पलकों को भी ऐसा करते हुए फिर बारी बारी उसके पूरे चेहरे को चूम लेता है, सिर्फ होठों को छोड़कर। फिर वह अपनी आंखें बंद करते हुए वन्या के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे बहुत प्यार से चूमने लगा। वन्या भी उसका पूरा साथ देने लगी। जब वन्या की सांसें भारी हुई तब जाकर यक्षित ने उसे रिलीज़ किया। वन्या ने अपनी नज़र उठाकर एक बार यक्षित को और देखा तो वह शर्म से लाल हो गई। यक्षित की आंखों में उसके लिए बेइंतहा प्यार और कभी ना खत्म होने वाला जुनून साफ नजर आ रहा था, जो वन्या का दिल धड़काने के लिए काफ़ी था। वन्या ने शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली थी। यक्षित वन्या के चेहरे पर उंगली चलाते हुए बोला, जान, मेरी आंख में देखो। यक्षित वन्या को वो अदा एक बार फिर से देखना चाहता था, पर वन्या ने नाज में सिर हिला दिया। यक्षित ने उसे दोबारा रिक्वेस्ट किया तो वन्या ने यक्षित की आंखों में देखा और जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे आज पहली बार दोनों करीब आ रहे हैं। यक्षित वन्या के कानों की तरफ झुकते बोला, वाइफी, अगर तुम ऐसे ही शर्माओगी तो मैं खुद पर कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। वन्या कुछ नहीं कहती तो यक्षित वन्या के कानों के पास अपने होठ ले जाकर कुछ कहता है, जिससे वन्या की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती है। वहीं यक्षित अपनी प्यार भरी निगाहों से वन्या को ही देख रहा था। वन्या यक्षित के सीने पे हाथ रख उसे धक्का देती है। ब्लश करते हुए बोली, हटिए, आप बिल्कुल भी बेशर्म हो गए। आप भूल गए दो, तो याद दिला दूं, 2 बच्चों के बाप बन गए आप। अब तो सुधर जाइए। यक्षित वन्या के हाथों को अपने हाथों में लेकर बारी बारी से चूम लेता है
और वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों में देखते हुए बोला, अगर सुधरने का चांस होता ना तो तुम इस वक्त मेरे बिस्तर पर नहीं होती वाइफी। वैसे भी आज इतने दिनों बाद तुम्हारे इस गरीब पति को अपनी बीवी से प्यार करने का मौका मिला है और तुम चाहती हो कि मैं अपने हाथ से आया ये मौका छाने दूं? हाँ? ये बोलकर वह एक बार फिर वन्या के होठों पर टूट पड़ता है। यक्षित ने आज जाने कितनी बार उसके होठों को चूमा होगा, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से लाल हो चुका था। इस पूरा प्यार भरी किस को सिलसिला चल ही रहा था कि तभी अचानक यक्षित ने वन्या के होठों को जोर से बाइट किया, जिससे वन्या की एक जोर से आहार निकल गई और वह घूरकर यक्षित को देखने लगी, क्योंकि यक्षित ने बड़ी बेरहमी से वन्या के होठों को काटा था। उसमें से खून भी आ रहे थे, जिसे फील करके वन्या यक्षित को खा जाने वाली नजर से घूरने लगी। आप ये सब आराम से नहीं कर सकते, जानवर कहीं के, जब देखो तब इन पर टूट पड़ते हैं। वन्या की शिकायत सुनकर यक्षित खुद को स्माइल कर से रोक ना पाया। वह वन्या को अपनी बाहों में भर उसे टाइट हक करके उसके कानों के पास अपने होठ ले जाकर बोला, क्या करूं जान, तुम्हें देखते ही मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ये बोलकर वह वन्या को देखते हुए उससे थोड़ा अलग होता है और अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये देखकर वन्या एक बार फिर शर्मा जाती है। वह अपनी शर्ट निकाल साइड फेंक देता है। अब वन्या के सामने यक्षित की 8 पैक्स वाली मस्कुलर बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, वन्या चाहकर भी उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रही थी। वन्या को अपनी तरफ डिज़ायर भरी निगाहों से देखकर यक्षित के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और वन्या की तरफ झुकते बोला, तुम्हारा ही हूँ वाइफी, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये बोलकर वह वन्या के मुलायम हाथ अपने हाथ में लेकर उसे अपने चेस्ट पर रख देता है। वन्या को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी, हालांकि उन्हें करीब आए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। अब तो उनका एक बेबी हो चुका था, पर फिर भी जब भी यक्षित वन्या के करीब आता है उसके लिए एक नया एहसास होता है। आज भी वन्या कुछ ऐसे ही फील कर रही थी। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते बोला, वाइफी, तुम जब चाहो तुम मुझे देख सकती हो, छू सकती हो और भी बहुत कुछ कर सकती हो, वो भी तुम जैसे चाहो वैसी। ये बोलकर वन्या की तरफ अपना एक आई विंक कर देता है। वन्या यक्षित की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अपने हाथ झट से वापस ले लेती है। वह यक्षित से नजर चुराते बोली, बड़े बेशर्म हो गए हम। यक्षित वन्या की नेक पर चूमते बोला, हाँ हो गया हूँ, पर तुम्हारे प्यार में। और पाइपी, ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम साथ दो तो मैं और भी बेशर्म होना चाहता हूँ। ये बोलकर वह वन्या की साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे हटा देता है। वन्या का डीप ब्लाउज था, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। यक्षित की निगाहें अब तपिश अपनी बॉडी पर पाकर वन्या शर्म से मारे यक्षित के सीने में खुद को छिपा लेती है। वन्या की इस हरकत पर यक्षित स्माइल करता है और उसे अपनी बाहों में कस लेता है। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वन्या की गर्म सांसें अपने सीने पे महसूस करके यक्षित रेस्टलेस फील कर रहा था, जिसके बारे में वन्या बिल्कुल बेखबर थी। जब यक्षित से कंट्रोल नहीं होता तो वह वन्या को अपने नीचे कर लेता है और उसके चेहरे पर झुककर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता है। वह वन्या की तरफ झुककर उसके कॉलर बोन को किस करके काट लेता है। वन्या शर्माते बोली, यक्षित मत कीजिए। यक्षित वन्या को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है और लंबी सांसें लेते हुए वह वन्या के हाथों को अपने दिल के पास रख देता है, जो इस वक्त 100 की स्पीड से चल रहा था, जिसे वन्या भी महसूस कर पा रही थी। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोली, महसूस करो इसे वाइफी, ये तुम्हारी करीबी से ही इतनी तेज रफ्तार लिए हुए ये तुम्हें प्यार करना चाहता है। ये बोलकर वह नीचे झुककर वन्या के होठों को प्यार से चूम लेता है और उसकी तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, और तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हम पहले कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए हो। ये बोलकर वह दोबारा वन्या के बॉडी को किस करने लगता है। इस बार वह नहीं रुका और उसे किस करता रहा। वन्या की सांसें भी अब काफ़ी तेज हो चुकी थी। उसके हाथ यक्षित के बालों पर चल रहे थे और वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित बच्चे आ जाएंगे। यक्षित वन्या के होठों पर एक उंगली रखते हुए चुप कराते बोला, श्श,
हमारे नन्हे शैतानों को पता है कि इस वक्त उनके मम्मी पापा को प्यार करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने चाचू के साथ आराम से खेल रहे होंगे। इसलिए इस वक्त तुम अपना ध्यान अपने नन्हे मुन्नों से हटाकर मुझ पर दो। वन्या फिर कुछ नहीं कहती और अपनी नजरें झुका लेती है। यक्षित एक बार फिर उस पर टूट पड़ता है और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे वह वन्या भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों एक हो जाते हैं। वन्या के चेहरे पे दर्द की लकीरें खिंच जाती हैं और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जिन्हें यक्षित अपनी होठों से पी लेता है। वन्या के होठों को प्यार से चूमते हुए उसे कंफर्ट देता है। आज काफ़ी समय बाद दोनों एक हुए थे। दोनों के चेहरे पे एक सुकून भरी स्माइल थी। वन्या की घंटों परेशान करने के बाद यक्षित उसे अलग होता है और आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए बच्चे भी अपने चाचू के साथ आराम से खेल रहे थे। इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान और राधे राधे।